हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आप सभी को जितने भी बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी का निचोड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप सभी को बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 एंड जो आप सभी का री एग्जाम हुआ है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका फर्स्ट दिया है और ये भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर कौन सा जानवर सिंधु घाटी लोगों को पता था, तो यहाँ पर बैल हो जाएगा, घोड़ा है, हाथी है। लेकिन यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। और यदि घोड़े की बात यहाँ पर की जाए तो सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पर किंतु लोथल, सुरकोटडा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात यह निश्चित हो गया है कि पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। कौन से पशु से? तो घोड़े से। सैंधव लोग घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो यहाँ पर राजगृह हो जाएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? यहाँ पर राजगृह। इसके बारे में देख पा रहे हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक काल है, इसके दौरान राजगृह यानी कि गिरिव्रज शहर जो है प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया, शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का समय रहा है शासन समय, और अजातशत्रु का 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व का शासन समय रहा है। इस समय इसकी राजधानी जो थी वो राजगृह या राजगीर थी, किंतु जो उदयन का शासन समय है ये 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व का समय है। और उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र या कुसुमपुर स्थानांतरित किए थे। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित की थी? तो वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किंतु कालांतर में कालाशोक का शासन समय 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। जो कालाशोक ने है जो राजधानी है पुनः पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही है। कौन सी? पाटलिपुत्र राजधानी बनी रही है। इसके बाद में है बौद्ध जैन से संबंधित क्वेश्चन। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है कहां पर? तो ये स्थित है अजंता में। यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। और जो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग है ये अजंता की गुफा में स्थित है। अजंता की गुफा में, यहाँ पर अजंता लिखा था। संस्कृत में पद्मपाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमल धारण करने वाला, अर्थात कौन हो जाएगा? विष्णु। बादामी गुफाएं क्या होती है? इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बादामी गुफा मंदिर जो है कर्नाटक के उत्तरी भाग में है। कहां पर स्थित है? बागलकोट जिले में स्थित है। कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में स्थित है। यह हिंदू मंदिर है और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जो बागलकोट जिले में स्थित यह बादामी गुफा मंदिर है, यह हिंदू और जैन गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाएं, जो एलोरा है ये दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। रॉक कट हिंदू मंदिर परिसर में से एक है, जिसमें 600 से 1000 की ईस्वी की कलाकृतियां हैं। 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी की कलाकृतियां किसमें है? एलोरा गुफाएं में है। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा। यदि आप लोगों को ना याद रहे तो इतना याद रहेगा, जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जो विहार ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हो। तो स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म से।
यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो धार्मिक वास्तुकला है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई है। जो बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला है, कहाँ पर विकसित हुई है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में। चैत्य क्या है? बौद्ध पूजा स्थल है। चैत्य क्या है? बौद्ध पूजा स्थल है। जबकि जो विहार है, ये क्या है? ये एक निवास स्थान है। तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा है। स्तूप के निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा व सुरक्षा है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। देखिए, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से है? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, मिडिल गंगा वैली, यानी कि मध्य गंगा का मैदान। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन यहाँ पर इसके बारे में भी देख पा रहे हैं कि जो मध्य गंगा का मैदान है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। मध्य गंगा का मैदान कहाँ तक इसका विस्तार है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार में इसका विस्तार है। अंग महाजनपद का जो क्षेत्र है, ये वर्तमान में कहां से कहां तक माना जाता है, किस स्थान में है? तो भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। जो अंग महाजनपद है, कहां पर वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित है। मगध महाजनपद वर्तमान में कहां पर है? तो पटना, गया तथा शाहाबाद में स्थित है, जो मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। जो मगध महाजनपद है, मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। यदि आपसे बिहार के जिले पूछे जाएं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक पटना है, दूसरा गया है, तीसरा शाहाबाद है। इसके बाद में मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो यहाँ पर तक्षशिला हो जाएगा। सी आंसर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो कौटिल्य है, यह एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। कहाँ पर? प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। क्या? तक्षशिला। और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला। तो यहाँ पर आपने देखा है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है? जो फाहियान है, एक चीनी तीर्थ यात्री था। ये क्वेश्चन आपका लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी पीवाईक्यू है, इन्हें जरूर सोल्व कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो जो फाहियान है, ये चीनी तीर्थ यात्री नहीं था। ये कौन था? बौद्ध तीर्थ यात्री था। ये चीनी नहीं था, ये क्या था? बौद्ध तीर्थ यात्री था। बौद्ध तीर्थ यात्री था, जो हर्ष के शासन काल में आया था। तो हर्ष के शासन काल के दौरान नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। जो वेनसोंग है, ये चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। तो ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं सही होगा। एक बार देख पा रहे हैं कि फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया है। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सिलाई, कोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है। तो कहां पर किया है?
कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किसने किया है? तो ये किया है वैनसोंग ने। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा? किसके पास मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था। आंसर यहाँ पर आपका सही होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बारे में यहाँ पर आप लोग जरूर देख लीजिए। दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली के महरौली में स्थित है। महरौली में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप सभी लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। संभवतः है यह क्वेश्चन आपको अगले पेपर में देखने को मिल जाए, इसलिए आप सभी लोग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरूर नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। किसका निर्माण? जो आश्चर्य लौह स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। गुप्त काल में जो लौह निर्मित इस स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, जो उसकी उत्कृष्ट निर्माण कार्य को प्रदर्शित करता है। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगी है, तो जो लौह युक्त स्तंभ है इसमें जंग अभी तक नहीं लगी है, लौह स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये किया जाता है जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है, जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो खीर भवानी मेला है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अष्टमी को जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है। यह कश्मीरी हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक है। जो खीर भवानी मेला है ये हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक उत्सव में से एक है। जम्मू कश्मीर में के प्रमुख मेले जो है झिरी है, पुरमंडल मेला है, चैत्र 14 से बहु मेला है, लोहड़ी जैसे प्रमुख मेले व त्योहार है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो खीर भवानी मेला है ज्येष्ठ अष्टमी को मनाया जाता है कश्मीर में, और यह हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव होता है। और कश्मीर के जो अन्य प्रमुख मेले या त्योहार है जिसमें आप सभी को झीरी मेला देखने को मिलेगा, पुरमंडल मेला और चैत्र 14 का मेला, बहु मेला और लोहड़ी, ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? जो नीति सार है ये कामंतक के द्वारा लिखी गई है। बी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो नीति सार के लेखक कौन है? कामंदक है। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। जो नीति सार पुस्तक है ये किस पर आधारित है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। और जो यह नीति सार पुस्तक है किसके काल में लिखी गई है? तो गुप्त काल में लिखी गई है। गुप्त काल में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। जो चरक है ये किससे संबंधित है? तो चरक चिकित्सा से संबंधित है। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त संबंधित है गणित से। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। जो वराह मिहिर है ये किससे संबंधित है? ज्योतिष से संबंधित है। और विशाख दत्त जो है ये नाटककार से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, इसका आंसर 2143 सही हो जाएगा। 2143। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है क्या? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत से पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? नौरोज की शुरुआत किसने की है? तो बलबन ने की है। बलबन देखिए यहाँ पर पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है। बलबन जो है फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा, सिजदा और
पाबोस को शुरू किया है? सिजदा और पाबोस को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बलबन ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो जो इब्न बतूता है ये मोरक्को देश के थे। यहाँ पर बी आंसर सही है। इसके बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक हैं ये कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। इनके शासन काल में आए जो प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री थे ये इब्न बतूता थे। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में आया था। कहां से आया था? तो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में आया था। तो आया कब था? 1333 ईस्वी में पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 का शासन समय ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज नियुक्त किया है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या जज कब नियुक्त किया है? तो इब्न बतूता के शासनकाल में किया गया है 1325 से 1351 में। इसके बाद में मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ है? मैथिली भाषा तो कर्नाट राजवंश, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान। और शुरू कब किया गया? इसकी अवधि क्या है? तो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि क्या बताई है? 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। जो मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई ये किसके द्वारा की गई है? तो ज्योतिश्वर और विद्यापति के द्वारा की गई है। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश का शासन था। और सिमराव वंश का शासन समय कब से माना जाता है? कब से कब तक? तो 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? तो यहाँ पर पहला आंसर सही है, उत्तर भारत क्षेत्र में। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि नाथपंथी सिद्ध योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की है। किसने की है? इन तीनों ने की है। और ये तीनों किस पर विश्वास करते थे? तो त्याग में विश्वास करते थे। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, फुतहात ए आलमगीर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, ईश्वर नागर के द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी शामिल है। किसमें? फुतहात ए आलमगीरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? मक्का का द्वार सूरत, यहाँ पर किसको कहा जाता था मुगल काल के दौरान? किस बंदरगाह को? सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत कहाँ पर है? गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। जो सूरत है वस्त्रों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या है? तो आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई है। ठीक है, भारत में तैमूरिड वंश की स्थापना हुई है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई है। तो तीसरा और चौथा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि बाबर ने काबुल पर कितनी बार आक्रमण किया है? बाबर ने काबुल पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 4 बार। 4 बार आक्रमण किया है। नेक्स्ट है, मराठा राज्य और संघ से संबंधित है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। तो मराठा प्रशासन में। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मराठा प्रशासन में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं जो
अष्ट प्रधानमंत्री परिषद है, कुछ इस प्रकार से है। इनको क्या कहा जाता था? तो देखिए, पेशवा अथवा जो मुख्य प्रधान है ये क्या होता था? राजा का प्रधानमंत्री होता था। आमत्य क्या होता था? आमत्य जो है ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकया नवीस कौन होते थे? तो ये वर्तमान गृह मंत्री होते थे। वाकया नवीस और सुमंत कौन होते थे? तो वर्तमान विदेश मंत्री। सचिव कौन होते थे? तो राजकीय पत्र व्यवहार होते थे। इनका जो कार्य था ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर वर्णित ये कार्य है। इसके बाद में न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। पंडित राव सद्र, ये धार्मिक कार्यों के लिए थे। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।